नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक का जो लोग संस्कृत भाषा से शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए लेकर आई हूं दूसरा टॉपिक संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। लेकिन ये सेगमेंट बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग को लग रहा होगा कि उनको केवल संस्कृत भाषा पढ़नी है, केवल संस्कृत साहित्य के इतिहास की जानकारी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये हाई स्कूल स्तर की परीक्षा है, इसमें आपका टेट भी मांगा है। तो आप इससे अनभिज्ञ न रहिएगा कि आपसे भाषा से प्रश्न नहीं पूछेगा। तो ये टॉपिक है संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी। तो सबसे पहले भाषा क्या है उसके बारे में सारा जितनी भी चीज़ें आएंगी उसको हमें पढ़ना है। उसके बाद हम आएंगे संस्कृत भाषा के महत्व पे, फिर आएंगे संस्कृत साहित्य के इतिहास पे। तो आज का हमारा पार्ट 1 में हम ये कवर करने का प्रयास करेंगे कि भाषा क्या है। ठीक है, तो भाषा से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे और कोशिश करूंगी कि 2 पार्ट में इस संस्कृत भाषा एवं संस्कृत साहित्य के इतिहास की जो जानकारी है उसको 2 वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूं। तो आपको हो सकता है आपको लगे कि नहीं, इसमें तो संस्कृत से इतर चीज़ें हैं, हमारे काम की नहीं है। तो ठीक है, जिसको लगेगा कि उसके काम की है वो वही पढ़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये आपके काम की है क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में है। पूरा मैंने बहुत जगह के मैटर्स को देखा तो मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों से छूट जाएगा क्योंकि आप केवल संस्कृत पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन आप नियम नहीं पढ़ेंगे, आप तत्परता का नियम नहीं देखेंगे, आप अभ्यास का नियम नहीं देखेंगे। आप भाषा से संबंधित जितने भी नियम हैं या जितने भी पॉइंट्स अगर उनको छोड़कर चले जाते हैं और प्रश्न बन जाता है तो आप अपनी सफलता से थोड़ा तो दूर हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं, मेरा उनसे पूरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका जो दूसरा टॉपिक होगा वो भी आप देखिएगा। इससे बनने वाले प्रश्नों को भी मैं कराऊंगी। तो जो लोग भी तैयारी के लिए सीरियस हैं वो हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, उसको हम शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी। जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में ये टॉपिक निर्धारित है, तो हम देखेंगे आज कि संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास में क्या क्या चीज़ें आएंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मैम आप सारा टॉपिक पढ़ाइए, भले वीडियो लंबा हो जाए। तो जिसको लगेगा कि ये उनके लिए उपयोगी है वो इस वीडियो को देखें पूरा, और जिनको लगता है कि नहीं उपयोगी है उनके लिए भी अच्छी बात है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप देखिए, लेकिन मेरी समझ से कि जैसा कि एग्ज़ाम सर पे है तो वीडियो छोटी हो या बड़ी हो हमारे काम की होनी चाहिए। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे अगर उनके लिए 2 घंटे का भी वीडियो होगा तो वो 2 घंटे का वीडियो देखेंगे। तो मैं उन्हीं विद्यार्थियों को लेकर ये वीडियो बना रही हूँ जो अपने करियर के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, जो पढ़ सकते हैं चाहे जितनी भी लंबी वीडियो क्यों ना हो। तो मैं उन्हीं सब स्टूडेंट्स के आग्रह पर ये टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी। तो चलिए, सबसे पहले भाषा क्या है ये जानना आपको ज़रूरी है। तो चलिए हम एक एक चीज़ को क्लियर करते चलते हैं ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी अगर आपसे पूछे तो आप उसको बड़े ही आराम से कर पाएँ। ठीक है, तो भाषा क्या है इसके बारे में देखते हैं। मनुष्य के विभिन्न वाक अवयवों और मस्तिष्क की रचना के कारण मनुष्य विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करने में समर्थ होता है और अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यही भाषा है। भाषा पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। तो जो भाषा है वो पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। भाषा को समस्त मानसिक शक्तियों, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का आधार माना जाता है।
भाषा से ही समाज का गठन एवं संस्कृति का विकास होता है। तो भाषा क्या है ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है, इसको समझाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं ज़रूर समझाऊंगी। अगला टॉपिक बनेगा कि भाषा अर्जन एवं उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम देख लेते हैं। आपसे इस टाइप के भी प्रश्न बन सकते हैं। इस टॉपिक को कराने के बाद इनसे बनने वाले प्रश्नों को भी मैं ज़रूर कराऊंगी। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके दूसरे वीडियो को जो मैं बनाऊंगी इनके प्रश्नों से संबंधित, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, भाषा अर्जन की प्रक्रिया एक स्वाभाविक, सहज और अनौपचारिक प्रक्रिया है जो कक्षा में भाषा के अधिगम से भिन्न है। इसका आशय यह है कि शिशु अपने परिवेश से श्रवण और अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं सीखता है। ठीक है, तो ये लाइन आपसे दे सकता है कि भाषा कैसी प्रक्रिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्वाभाविक, सहज और अनौपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, भाषा के अधिगम जो कक्षा में भाषा के अधिगम से भिन्न है, यानी जो कक्षा में आप सीखते हैं अधिगम के द्वारा, उससे ये भिन्न है। इसका आशय है कि शिशु अपने परिवेश से, यानी अपना जो उसका परिवार होता है, उसमें उसकी माँ कैसे बोलती है, या वो अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण करता है और उसके माध्यम से भाषा को स्वयं सीखता है। वह पारिवारिक परिवेश में बोले जाने वाली भाषा की ध्वनियों को सुनकर ग्रहण करता है और उन्हें व्यक्त करने की कोशिश भी करता है। फिर है स्वतः भाषा अर्जन की प्रक्रिया 2 वर्ष की अवस्था तक चलती रहती है, जो मुख्यतः श्रवण और अनुकरण की प्रकृति प्रदत्त शक्ति पर निर्भर है। फिर है भाषा अर्जन युक्तियां निम्नलिखित हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए। ये सब प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। केवल संस्कृत जैसे टीजीटी पीजीटी में पूछता है वैसा नहीं पूछेगा। इसमें लिखा है संस्कृत भाषा शिक्षण, तो आपसे भाषा से भी प्रश्न बनेंगे। तो आप एक एक टॉपिक को सीरियस लेके चलिए, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो मेरा वही प्रयास है कि हम कोई भी टॉपिक छोड़े ना, जैसा आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसके अनुसार ही हम पढ़ा रहे हैं। तो प्रमुख भाषा अर्जन की युक्तियां निम्नलिखित हैं। क्या क्या युक्तियां हैं? सहजता है, रट लीजिए। सहजता है, अनुकरण है, अभिव्यक्ति की व्यग्रता है, अभ्यास है, बारंबारता एवं संक्षिप्तता है। ये पूरा याद होना चाहिए। अब मैं सहजता के बारे में बता देती हूँ। सहजता जो है ये भाषा का प्रयोग विशिष्ट स्थितियों के संदर्भ में होता रहता है। बालक इन संदर्भों में ही भाषाई प्रयोगों को सुनता है और ग्रहण करता है, यानी उसको सुनने में जो सहज होगा उसी को वो ग्रहण कर लेगा। ठीक है, अगर उसको कुत्ता तुत्ता सुनाई देगा तो वो तुत्ता ही बोलेगा। ठीक है, तो उसको जैसी सहजता होगी उसके आधार पर ही वो उसको ग्रहण करेगा। फिर है अनुकरण। अनुकरण में क्या है? भाषा अर्जन में सामान्यतः अनुकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अनुकरण के जो है 3 प्रमुख पक्ष हैं। बालक जब नए व्याकरणिक रूप सुनता है तो वह उनका अनुकरण अनायास करता है। ठीक है, इन नए रूपों को सहज अभ्यास द्वारा वह अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है। वह सरल रूपों को पहले और जटिल रूपों को बाद में ग्रहण करता है। फिर है अभिव्यक्ति की व्यग्रता। इसमें क्या है? अभिव्यक्ति की व्यग्रता में है कि नवीन भाषाई प्रयोगों को सीखते समय बालक जो है वो सीखे हुए प्रयोगों को लगातार दोहराते रहते हैं। उसके बाद उसके मूल में अपने आप को सहज अभिव्यक्ति करने की व्यग्रता होती है। उसके अंदर सहज मतलब उसको जितनी भी सहजता हो, जितनी भी सरलता हो, उसके हिसाब से वो उसकी अभिव्यक्ति करना चाहता है। ठीक है, फिर हमारा था अभ्यास। अभ्यास में क्या है? भाषा अर्जन में अभ्यास का महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार में माता पिता तथा अन्य सदस्यों के बीच शिशु भाषाई प्रयोगों को सहज रूप में दोहराता रहता है। ठीक है, फिर है बारंबारता एवं संक्षिप्तता। इसमें क्या आएगा? भाषा अर्जन में भाषाई प्रयोगों की बारंबारता बालक के भाषाई विकास में सहायक है। बालक जिन रूपों को बार बार सुनता है उन्हें वह जल्दी सीख लेता है। ठीक है, तो ये एक मिनट।
तो ये पांचों हो गई भाषा अर्जन की प्रमुख युक्तियां। ठीक है, तो अगर आपसे भाषा अर्जन की प्रमुख युक्तियां पूछेगा तो आपको याद होनी चाहिए सहजता, अनुकरण, मैं इसको फिर से अंडरलाइन कर देती हूँ, सहजता, अनुकरण, अभिव्यक्ति की व्यग्रता, अभ्यास, बारंबारता एवं संक्षिप्तता। फिर हम देखेंगे बालक के विकास में भाषा की भूमिका। तो भाषा की क्या भूमिका है बालक के विकास में, इसको हम देखते चलते हैं। ये सब चीजें आप अगर पढ़े रहेंगे तो आपको एग्जाम देते समय बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे से कोई टॉपिक छूटा नहीं है, मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ या आई हूँ और मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए और अपना एक एक टॉपिक कंप्लीट करके ही एग्ज़ाम में जाइए, क्योंकि मेरा यही लक्ष्य है कि आपके एग्ज़ाम होने के कम से कम एक हफ्ते पहले तक मैं सारे टॉपिक क्लियर कर दूं, ताकि आप एक हफ्ते पहले से ही तैयार हो जाएं। वो एक हफ्ता आपको मेरा वीडियो रिवीजन में चला जाए कि आप उसको कम से कम 3-3 4-4 बार देख पाएं। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं एक एक टॉपिक को उठाऊं और उस पर पहले मैटर दूं और उनसे बनने वाले प्रश्नों को भी दूं। प्रैक्टिस सेट तो मैं डाल ही रही हूँ, उसके अलावा कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स थे कि आप एक एक टॉपिक को ही पढ़ा दीजिए, तो हम एक एक टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो अब हम देखते हैं बालक के विकास में भाषा की क्या भूमिका है, तो इसको मैं पढ़ती हूँ। देखिए, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ शिशु जन्म के लगभग 6 माह से धीरे धीरे अपनी मातृभाषा का अर्जन करने लगता है। 2 से 2.5 वर्ष की आयु का शिशु अपने माँ बाप, अपने घर परिवार तथा आस पड़ोस के बाल मित्रों के संपर्क में आते हुए बड़ी तेजी से अपनी मातृभाषा का अर्जन करता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे बालक के विकास के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं। तो ये सारे पक्ष आपको याद करने पड़ेंगे: मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। इन विकासों को हम एक एक टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, मानसिक विकास, इसमें क्या है, बचपन के आरंभिक दिनों में विचार विनिमय का आधार मातृभाषा है। जब हम एकदम बचपन में होते हैं तो मातृभाषा कैसे सीखते हैं, जब विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, बालक की समस्त मानसिक शक्तियां यानी कल्पना, ध्यान, स्मृति, चिंतन, मनन इत्यादि के विकास का माध्यम क्या है, मातृभाषा ही है। भाषा के अभाव में बालक का मानसिक विकास असंभव है। ठीक है, फिर है संवेगात्मक विकास। यहाँ पर देखिए, भाषा बालक के संवेगों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह सच है कि हर्ष, क्रोध, भय, घृणा, चिंता आदि भावों की अभिव्यक्ति कुछ अन्य संकेतों से भी संभव है, पर सभी भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति संकेतों द्वारा संभव नहीं है। तो इसके लिए भी हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, इसके लिए भी हमें भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भाषा बालक के संवेगात्मक विकास का आधार नहीं बल्कि संवेगों के उदात्तीकरण का भी माध्यम है। फिर हम देखेंगे नैतिक विकास में कैसे भाषा सहयोग करती है। भाषा के माध्यम से ही बालक अपने संपर्क में आने वाले छोटों तथा बड़ों के प्रति स्नेह एवं आदर प्रकट करना सीखता है। वहीं पे भाषा के माध्यम से ही वो ये चीज़ों को सीखता है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इनको नमस्ते करना है, बड़े भाई को मारना नहीं है, छोटी बहन से झगड़ा नहीं करना है, या फिर उनको आचरण की शिक्षा हो या सदाचार सिखाना है या कुछ भी है, तो वो सब नैतिक शिक्षा भी उसको भाषा के माध्यम से ही मिलेगी। सत्य बोलने या अच्छे आचरण की शिक्षा भी आरंभ से परिवार के लोगों से ही उसे मिलता है। फिर है सामाजिक विकास। बालक अपने परिवार तथा पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ लड़ता, झगड़ता, खेलता रहता है। इन सब क्रियाकलापों का माध्यम भाषा ही होती है। भाषा के माध्यम से ही सामाजिक गुणों तथा व्यवहार की कुशलता का विकास होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे शिशु के भाषा विकास के अध्ययन के दृष्टिकोण। इसको देख लेते हैं। शिशु के भाषाई विकास का अध्ययन मुख्यतः 2 दृष्टिकोणों से किया जा सकता है: आयु तथा भाषाई घटक। भाषाई घटकों में भाषा की विविध व्यवस्थाओं को आधार माना जा सकता है, जैसे ध्वनि, शब्द, अर्थ और व्याकरणिक व्यवस्था आदि। फिर हम देखेंगे शिशु के भाषा विकास के चरण। ये आपको याद करना पड़ेगा। शिशु भाषा विकास निम्न चरणों से गुजरता है। जब प्रथम चरण में होता है तो वो 8 से 9 महीने तक क्रंदन, किलकिलाना, बलबलाना की क्रिया आदि करता है।
प्रथम शब्द वो कब बोलता है? लगभग 9 से 12 महीने में। द्विशब्दीय वाक्य जब वो 1.5 से 2 वर्ष का होता है, और 3 शब्दीय वाक्य जब वो 2.5 से 3 वर्ष का होता है, और सरल छोटे वाक्य वो बोलने लगता है जब वो 4 वर्ष का हो जाता है। शिशु द्वारा प्रयुक्त वाक्यों के प्रकार। शिशु अपने भाषा विकास के क्रम में 4 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करता है। निर्देशक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। अब मैं इन सबको बारी बारी बताऊंगी कि ये क्या क्या है। देखिए, निर्देशक वाक्य। शिशु द्वारा प्रयुक्त वाक्यों में निर्देशक या कथनात्मक वाक्यों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि प्रारंभिक वाक्य विकासावस्था में शिशु अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए इस तरह के बहुत से वाक्य बोलता है। ये लंबाई में क्रमशः बढ़ते जाते हैं। पहले 1 शब्द, फिर 2 शब्द, फिर 3 शब्द। प्रारंभिक वाक्यों में अन्विति और शब्द क्रम काफी लचीला होता है और सर्वनामों का प्रयोग बहुत कम होता है। ठीक है। फिर आता है निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है? बालक में नकारात्मक वाक्यों का विकास बहुत शीघ्रता से होता है। प्रारंभ में वह मुंह फेर कर नकारात्मक व्यक्त करता है, पर बाद में वह नहीं, मत और न का यथा प्रसंग प्रयोग भी सीख लेता है। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रारंभ में शिशु में प्रश्नवाचक भाव इशारे से अथवा चेहरे से प्रकट होता है। पहले वो किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किए बिना मात्र अनुमान के सहारे ही प्रश्न बनाते हैं, पर बाद में प्रश्नों के विकास में एक क्रम दिखाई देने लगता है। पहले शिशु कहाँ वाले प्रश्न बनाता है, इसके बाद क्या कहता है, फिर कहता है कौन। ठीक। क्यों वाले प्रश्न जो है वो बाद में विकसित होते हैं। तो पहले कहाँ, फिर कहता है क्या, हर बात पे कहाँ चलना है या कहाँ कहाँ करता है। फिर क्या वाले बहुत ज्यादा यूज करने लगता है, फिर कौन, फिर क्यों वाले जो प्रश्न होते हैं वो बाद में विकसित होते हैं। दोहरे प्रश्न समझने में, उनका उत्तर देने में उसे कठिनाई होती है। 4 साल तक वह हाँ या नहीं में ही इन प्रश्नों का उत्तर देता है। इन सबको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा मैम ये क्या पढ़ा रही है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है। आप सब चीज़ तो पढ़ लेंगे संस्कृत का, लेकिन ये सब अगर छूट जाएगा तो एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा इन प्रश्नों को करने का। ठीक है। फिर है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य का विकास बहुत प्रारंभिक अवस्था में ही देखा जाता है। आज्ञार्थक भाव की अभिव्यक्ति 2 आ जैसे एक शब्दीय वाक्यों में भी मिलती है। अनुरोध आग्रह वाले वाक्य भी प्रायः देखने को मिलते हैं। बालक आदरार्थक वाक्य खाइए, आइए आदि बहुत बाद में प्रयुक्त करता है। अब है वाक्य संरचना स्तर। इस स्तर को हम प्रारंभिक वाक्य विन्यास स्तर और उत्तर वाक्य विन्यास स्तर में विभक्त कर सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर बालक द्वारा निर्मित एक शब्दीय वाक्य आते हैं। इन्हें वाक्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक शब्द होते हुए भी वाक्य की तरह पूरा अर्थ देते हैं। जैसे अम्मा का अर्थ संदर्भ और इशारे से कई तरह का हो सकता है। इस समय बालक की आयु 1 वर्ष के लगभग होती है। इसके बाद वह 2 शब्दीय वाक्य बोलता है। उदाहरण बाबा, अन्ना, अच्छा, अर्थात बाबा अनु अच्छा बच्चा है। ठीक है। तो ये सब चीजें बच्चा सीखने लगता है। अब हम लोग को बच्चों में व्याकरणिक विकास कब होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम सीधे विषय पर ही आएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आएंगे। आप सीधे संस्कृत पर नहीं आ सकते हैं, आपको एकदम प्रारंभ से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से भी प्रश्न बनेंगे। जब मैं आपको प्रश्नों को कराऊंगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़िए, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप इस परीक्षा के लिए सीरियस हैं तो। अब बच्चों में व्याकरणिक विकास हम पढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए, प्रारंभिक स्तर पर प्रयोग की जाने वाली भाषा का संप्रेषणात्मक महत्व है।
परंतु व्याकरणिक कुशलता के विकास से ही वास्तविक भाषाई विकास का प्रारंभ माना जा सकता है। भाषा की नवीन व्याकरणिक संरचनाओं को भी सीखने के लिए वह प्रयत्नशील होता है। जब वो 2 वर्ष का होता है तो वो न केवल उसका शब्द भंडार तीव्र गति से विकसित होता है, बल्कि वह द्विशब्दी वाक्यों का भी प्रयोग करने लगता है। जैसे ये प्रयोग बड़ों के प्रयोगों से भिन्न होते हैं और इनका पूर्णतया व्याकरणिक विवेचन भी संभव नहीं है, फिर भी इन्हें वाक्य रचना माना जा सकता है। इस स्तर पर बालक संज्ञा तथा परिस्थिति विशेष से संबद्ध क्रिया शब्दों का प्रयोग करता है। उसकी भाषा में ऐसे व्याकरणिक शब्द जिनकी विशेष उपयोगिता नहीं होती बहुत कम प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद द्विशब्दीय वाक्य के स्तर पर बालक उसी शब्द क्रम का प्रयोग करता है जिस प्रकार वयस्क उसके सामने प्रयोग करते हैं। वयस्कों की तरह बालक भी शब्दों के अर्थ से ही परिचित नहीं होता, बल्कि वह उनके सह संबंधों से भी परिचित होता है। इसका संकेत वाक्यों के शब्द क्रम से मिलता है। बालक क्रमशः लंबे वाक्यों के प्रयोग की कुशलता अर्जित करता है। यह इस बात का प्रतीक है कि बालक में संरचना के क्रमिक रूप के प्रयोग की योग्यता विकसित की गई होती है। द्विशब्दीय वाक्यों के प्रयोग की कुशलता विकसित होने पर बालक को वाक्य संबंधी नियमों की जानकारी भी हो जाती है। फिर है 3 से लेकर 3.5 वर्ष की आयु तक बालक जटिल वाक्य संरचनाओं को सीखना आरंभ कर देता है। वह योजकों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। उसके पदबंध भी क्रमशः जटिल होते जाते हैं। इस अवधि में बालक भाषा की सृजनात्मक शक्ति से परिचित हो जाता है और उसका प्रयोग करने लगता है। योजकों का प्रयोग सीख लेने पर वह लंबे लंबे वाक्यों की रचना कर सकता है और उसके विविध प्रकार के वाक्यों की रचनागत कुशलता विकसित हो जाती है। जब बालक 4.5 वर्ष या 4 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो बालक भाषा की अन्य व्यवस्थाओं पर भी पूरा तरह अधिकार प्राप्त कर लेता है। वह सर्वनाम का प्रयोग, सहायक क्रियाओं का प्रयोग, इसके साथ साथ कर्मवाचकों का भी प्रयोग करने लगता है। भाषा में नवीन एवं कम प्रचलित वाक्य रूपों को भी वह अनुभव के आधार पर सीखता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों में संकल्पनाओं का विकास। इसको देखना है, इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बच्चे के भाषाई विकास में संकलात्मक या संप्रत्यय निर्माण प्रक्रिया के विकास पर विशेष महत्व दिया जाता है। वस्तु से पृथक वस्तु के गुण अथवा उसकी विशेषता का बिंब उसके मस्तिष्क में बनता है। जो बालक होता है उसके मस्तिष्क में ये प्रतिबिंब बनने लगते हैं। वह क्रमशः बिंबों के प्रत्यक्षीकरण में समर्थ हो जाता है, यानी जैसे भी उसके सामने चित्र बनते हैं उसके प्रत्यक्षीकरण में वो समर्थ हो जाता है। जैसे फूल से अलग सुगंध को, कि फूल है उसमें से सुगंध आ रही है, उसको वो अलग कर सकता है। मिठाई से अलग मिठास को वो पहचानने लगता है। ठीक है, अब स्थान की संकल्पना। भारतीय परिवेश में 2 से 5 वर्ष के बच्चे में और ऊपर शब्द को समझते हैं, लेकिन पीछे आगे जैसे शब्द 3-4 वर्ष में ही वो समझ पाते हैं। ये सब आपको याद करना है। फिर है समय की संकल्पना। 5 साल की आयु तक बच्चा भूत, भविष्य और वर्तमान में अंतर करने लगता है। शब्दावली का विकास अब देखना है हमें। शब्दावली विकास के क्रम में देखा गया है कि पहले 3 वर्षों में बालक की शब्द संख्या सीमित होती है और इसमें भी संज्ञाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। शब्दावली के अर्जन में कई तत्व सहायक होते हैं, जैसे बालक का वातावरण, प्रेरणा और विभिन्न वस्तुओं से संपर्क। बालक अपना शब्द भंडार बढ़ाने में नए शब्दों को सीखने के साथ साथ पुराने शब्दों के नए अर्थ भी जानने लगता है। अतः शब्दावली के विकास में शब्दों की संख्या वृद्धि के साथ साथ बोध की क्षमता भी बढ़ती जाती है। बच्चे कुछ शब्दों के अनुकरण में नए शब्दों का भी सृजन करते हैं। यह उनकी मौलिक सूझ या अंतर्दृष्टि का परिचायक है।
इससे स्पष्ट है कि बच्चे में भाषा का विकास केवल अनुकरण के आधार पर ही नहीं होता है, बल्कि स्वतंत्र रूप से भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब अधिगम प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनेंगे, जरूर बनेंगे। अधिगम शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है, अधिधन गम। यहाँ अधि का अर्थ है जाना। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी बात या विषय के समीप अच्छी तरह जाना और उसकी गहन जानकारी प्राप्त करना। मनुष्य अपने अनुभवों के आधार मनुष्य अपने अनुभवों के आधार पर कई काम करना सीखता है। अनुभवों के फलस्वरूप व्यवहार में हुआ स्थायी और वांछनीय परिवर्तन अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को अधिगम सीखना कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अधिगम किसे कहते हैं, तो प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा अगर आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको आप क्या कर रहे हैं, सीख कर अपने अंदर लाए हैं, तो उसको आप कहेंगे अधिगम। ठीक है। अधिगम सरल प्रक्रिया ना होकर एक जटिल प्रक्रिया है, ये लाइन एकदम रट लीजिए, जिसके फलस्वरूप हमारे व्यक्तित्व का न केवल बौद्धिक पक्ष प्रभावित होता है, अपितु शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष भी। फिर है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप बालक में ज्ञान, कौशल, आदत, अभिवृत्ति और अभिरुचि आदि का विकास होता है। अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति के जीवन में स्थायी परिवर्तन आ जाता है। अब भाषा अधिगम प्रक्रिया, इसको देख लेते हैं। भाषा अर्जन में अधिगम प्रक्रिया का विशेष महत्व है। विद्यालय में प्रवेश लेने पर बालक की विधिवत शिक्षा प्रारंभ हो जाती है और वह भाषा सीखने सिखाने के आधारभूत सिद्धांतों और प्रयोगों को काम में लाने लगता है। भाषा अधिगम की युक्तियां देख लेते हैं यहाँ पे। अभ्युनुकूलन, इसमें क्या होगा, प्रत्येक क्रिया के लिए एक उत्तेजना की आवश्यकता होती है और उसके कारण अनुक्रिया होती है। बालक प्रारंभिक भाषा अभ्युनुकूलन द्वारा ही सीखता है। जैसे यदि उसे भूख लगी है तो वह एक ध्वनि द्वारा या प्रतीक द्वारा या इशारे द्वारा अपनी बात बड़ों तक पहुंचाता है। इस ढंग के सफल होने पर पुनर्बलन होता है और इससे उसके मन में साहचर्य द्वारा शब्द और वस्तु का संबंध दृढ़ हो जाता है कि जब भी मुझे भूख लगेगी मैं ये ध्वनि निकालूंगा या ये इशारे करूंगा तो क्या होगा, मुझे भोजन मिल जाएगा। फिर है अनुकरण। इसमें क्या होगा, अनुकरण एक ऐसी सामान्य प्रक्रिया है जो बचपन से बुढ़ापे तक चलती रहती है। बालक के लिए तो अनुकरण का बड़ा महत्व है, क्योंकि भाषा अर्जन में ही नहीं प्रत्येक तरह के कार्यों में बालक बड़ों का अनुकरण करता है। अनुकरण से बालक को कुछ प्राप्त करने का आनंद व संतोष मिलता है। इसके फलस्वरूप उसे प्रशंसा या प्रोत्साहन भी मिलता है। फिर है प्रयत्न एवं त्रुटि। अनुकरण प्रक्रिया के दौरान बालक देखता है, साथ साथ अनुकरण भी करता है। प्रारंभ में कुछ वर्षों में अनुकरण में वह कुछ असफल भी रहता है, फिर भी वह बार बार कोशिश करता रहता है और इस प्रकार प्रयत्न करते हुए और त्रुटियों से सीखते हुए अंततः सफलता प्राप्त करता है। यह प्रवृत्ति उसके भाषा अधिगम और भाषा प्रयोग में दिखाई देती है। फिर है अंतर्दृष्टि। हर बालक में सूझबूझ होती है। चॉम्स्की पूछता है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है, किसका है, या भाषा सीखने के दौरान किसका है, तो ये हम बताते हैं। चॉम्स्की एक विद्वान है, उनके अनुसार भाषा सीखने के दौरान बालक कोरी स्लेट नहीं होता, उसके पास एक जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है जिसके द्वारा वह भाषा की मूलभूत संरचनाओं को ग्रहण करता है और अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा कई तरह की संरचनाओं का उत्पादन करता है। इस युक्ति के कारण वह गलत व सही में अंतर कर पाता है। अब है भाषा अधिगम की विशेषताएं। कौशल केंद्रित प्रक्रिया होने के कारण भाषा अधिगम अन्य ज्ञानात्मक विषयों के अधिगम से भिन्न होता है। ज्ञानात्मक विषयों का अधिगम विषय वस्तु एवं तथ्य केंद्रित होता है, अर्थात विषय वस्तु पर अधिकार करना तथा संबंधित ज्ञान को आत्मसात करना ही शिक्षार्थी का लक्ष्य होता है। भाषा अधिगम की दूसरी विशेषता यह है कि इसके द्वारा शिक्षार्थी में वास्तविक स्थितियों में
भाषा के प्रयोग की कुशलता आती है। भाषा अधिगम का संबंध वस्तुतः भाषाई समझ के विकास से है, क्योंकि शिक्षार्थी भाषा को रट कर नहीं सीखता, बल्कि वह भाषाई नियमों को आत्मसात करके ही सीखता है। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि भाषा के मानक रूप का अधिगम यानी सामाजिक प्रक्रिया होने के कारण हमें भाषा के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, किंतु औपचारिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा के मानक रूप से शिक्षार्थी को परिचित कराना तथा उसके प्रयोग की कुशलता विकसित करना होता है। इसकी चौथी विशेषता है कि भाषाई आदतों का निर्माण। भाषा एक आदत है और हमारा उद्देश्य है कि बालक में भाषा की अच्छी आदतें पड़े। भाषाई आदतों के निर्माण तथा उनके विकास के लिए शिक्षण बिंदुओं के चयन, अनुस्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण एवं तकनीकों के ज्ञान और उचित परिवेश के आयोजन पर ध्यान देना आवश्यक होता है। फिर है भाषा अधिगम की एक प्रमुख विशेषता और है संस्कृति संदर्भ। भाषा और संस्कृति में गहन संबंध है। रॉबर्ट लेडी के अनुसार बालक मातृभाषा के अधिगम में भाषाई संस्कृति को सहज एवं स्वाभाविक रूप से आत्मसात करता है। संस्कृति की समझ विकसित होने पर भाषा अधिगम की प्रक्रिया समुचित रूप से गतिशील होती है एवं भाषा व्यवहार की कुशलता में क्रमिक उन्नति भी होती है। अब हम भाषा अधिगम संबंधी नियम देखेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैं अभी बता रही हूँ कि केवल संस्कृत से प्रश्न नहीं आएंगे, भाषा से आएंगे। तो भाषा से भी प्रश्न आएंगे, तो पहले हम भाषा से स्टार्ट करेंगे, तब हम संस्कृत भाषा पर आएंगे। तो उनसे बनने वाले प्रश्नों को यहाँ पे आप देख लेंगे। ये मैटर है, इससे बनने वाले प्रश्नों को मैं बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे, लेकिन अगर ये सेगमेंट छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता से चूक जाएंगे। तो तत्परता का नियम, भाषा अधिगम संबंधी नियम में तत्परता का नियम है। ये कहता है जब बालक भाषा सीखने के लिए तत्पर होता है तो भाषा अधिगम शीघ्र होता है। तत्परता के नियम की उपेक्षा करने से शिक्षण कार्य व्यर्थ चला जाता है। ठीक है। यदि शिक्षक बालक की क्षमता को ध्यान में रखकर इसे धैर्य के साथ पाठ्य वस्तु को सीखने के लिए तैयार करता है तो अधिगम अधिक प्रभावपूर्ण होता है। फिर है अभ्यास का नियम। अभ्यास के मूल में प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत कार्य करता है। बालक बार बार अभ्यास द्वारा उसी तरह भाषा सीख लेता है जैसे वह बार बार प्रयास द्वारा चलना, खाना या किसी बंद चीज को खोलना सीखता है। कार्य के परिणाम का नियम। इस नियम का भी अधिगम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दंड की अपेक्षा पुरस्कार अधिगम को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि बालक उन कार्यों से बचना या दूर रहना चाहते हैं जिनसे उसे कष्ट पहुंचता है और उन कार्यों में रुचि दिखाता है जिससे उसे सुख मिलता है। ठीक है। अब हम आ गए अपने मेन पॉइंट पर, संस्कृत भाषा का महत्व। ठीक है। तो इसको हम देखेंगे अपने अगली वीडियो में, यानी इसी सेगमेंट के पार्ट 2 में। ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। पहले इतनी चीज़ों को देखिए, फिर हम आ जाएंगे संस्कृत भाषा के महत्व पर। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आपको अगर कोई भी समस्या है तो उस समस्या को भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, उन समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके कमेंट्स पढ़े जाते हैं और वो जैसा भी उनको सुविधा होती है या वो जो चाहते हैं उसके हिसाब से अगर हम कर पाते हैं तो हम ज़रूर करते हैं। अभी तक तो हमारा यही प्रयास है कि हम सबकी सहायता कर रहे हैं। हमारा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आराम से यहाँ पे किसी भी विषय की तैयारी कर सकते हैं। जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं हम सारे वैकेंसीज को पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ा रहे हैं। अभी जूनियर भर्ती परीक्षा एकदम सर पर है, इसलिए हम उसके सिलेबस को कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, अपने अन्य मित्रों तक भी पहुंचाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, इसी के पार्ट 2 में। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।